नमस्कार, आज के विशेष कार्यक्रम न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनौरिया और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 2 हिमाचली जवानों की शहादत को देखते हुए धर्मशाला में आयोजित होने जा रहे क्रिकेट मैच से प्राप्त धनराशि को शहीद परिवारों की सहायता के लिए दिया जाना चाहिए। बीसीसीआई को यह सुझाव परिवहन मंत्री जीएस वाली ने दिया है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दोनों की पत्नियों को आजीवन मुफ्त वैक्स सेवा प्रदान करने की घोषणा करता है। मंगलवार को प्रदेश सचिवालय शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बीते महीनों से आ रही राशन सप्लाई की समस्या को निपटा लिया गया है और उपभोक्ताओं को 2 महीने का राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा SMS सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन की उपलब्धता और डिपो में उपलब्ध राशन की लिस्ट रेट सहित प्राप्त होगी। एक तो हिमाचल प्रदेश NFSA में जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको चालू करने वाला दूसरा प्रदेश था पूरे हिंदुस्तान। और अब हम उसके सेकंड स्टेज में एक तो हमने सब नागरिकों को इंसुलेटेड रखा महंगाई से, जबकि 150-150 रुपये किलो दालें बिक रही हैं। हम आज भी 30, 35 और 45 रुपये में तीनों दालें दे रहे हैं। शुगर हम 13 रुपये में दे रहे हैं, 13 रुपये कुछ पैसे में, और रिफाइंड ऑयल 55 रुपये में दे रहे हैं। और हमने अभी एक और कदम इसमें लेते हुए हमारे डायरेक्टरेट ऑफ फूड ने इसमें SMS चला जाएगा सारे जितने भी हमारे ग्राहक हैं उनको कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा राशन कितना कितना पड़ा हुआ है। उससे एक तो बड़ी सुविधा ये मिलेगी कि लोग जब जाएंगे तो उनको पता होगा कि इस डिपो के ऊपर ये राशन उपलब्ध है और अपने डिमांड जो है, मांग जो है उसको करेंगे। और दूसरा हमने ये कहा है कि शिमला जिला में जो पोस्ट का प्रोजेक्ट है वो हमारे फरवरी एंड या मार्च तक चालू हो जाएगा। और तीसरा मैंने ये कहा कि हमारी जो सप्लाई है, जो पिछले महीने द्वारा टेंडर होने थे थोड़ी बाधित हुई थी, वो पिछले महीने हमारे पास दाल की सप्लाई आ गई थी। इस महीने से मैंने आंकड़े दिए हैं कि उसकी सप्लाई भी काफ़ी मात्रा में आ गई है। दिसंबर का जो हमारा कोटा रह गया था वो हम इस महीने में दोनों महीने का माल जो है वो इकट्ठा देंगे। और जिस नागरिक को नहीं मिलता है वो मेरे पास अपनी शिकायत कर सकता है। तो ये आपके मार्फत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग पूरे प्रदेश में आपकी न्यूज़ जाती है तो उससे मेरे पास शिकायत सीधी कर सकते हैं कि यहाँ नहीं मिला, और उसके हमने डिपो नंबर दिए, उस डिपो से मुझे शिकायत आ सकती है। HRTC के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि परिवहन निगम में 10 साल से पुरानी बसों को सड़कों से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आगामी 4 महीनों तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम 300 नई बसेस खरीदने जा रहा है, जिसमें से 150 छोटी बसें होंगी जिन्हें ग्रामीण रूट्स पर चलाया जाएगा। और तीसरा हमने बसेज की बात की है कि 9 साल से पुरानी बसेज जो है ऑफ द रोड हो गई है। आस्ते आस्ते करके हम चौथे महीने तक इन सबको टोटली ऑक्शन कर देंगे और इनकी बजाय हम 300 नई बसें लेंगे, जिनमें 150 छोटी बसें होंगी नई वाली। ऐसे ही हमने तकनीकी शिक्षा में कहा है कि हमने काफ़ी IIM खुल गया है, उसमें क्लासेज MBA की शुरू हो गई हैं। IIIT शुरू हो गया है ऊना में, उसमें क्लासेज शुरू हो गई हैं। CPIT का वो खुल गया है इसमें प्लास्टिक इंस्टीट्यूट बद्दी में। CBIT का जुंडला यहाँ पे रूरल शिमला में खुल गया है, उसकी क्लासेज शुरू हो गई है। नगरोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, उसकी क्लासेज शुरू हो गई है। ज्यूरी का इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास कर दिया, उसका काम जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये उसकी क्लासेज जो है शुरू हो गई है, हमने सुंदरनगर में अभी शुरू करा दी हैं। ऐसे ही 5 नए पॉलिटेक्निक बनाए हैं, 24 नए हमने ITI बनाए हैं, 12 नए हम मॉडल ITI बनाने जा रहे हैं। तो ये सारे बड़े काम जो है वो हुए हैं। और जहाँ तक सरकार का ट्रांसपोर्ट का, हमने नए बेड़े में तकरीबन 1400 बसें जोड़ी हैं। आज हमारे पास 40 तकरीबन वोल्वो की बसेज हैं और हम 15 वोल्वो बसेज और लेने जा रहे हैं, ताकि जो रूट बचे हैं जिनके ऊपर हमें अच्छी इनकम होने का लगता है कि अब जो फीडबैक है उसके हिसाब से 15 नए और रूट हम लोग चालू करेंगे। कुछ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, उनको मांगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ऐसे ही जो ACS साहब है हमारे ट्रांसपोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में
बाइक टैक्सी और टैक्सी की जो है रेडियो टैक्सी वगैरह, इसके ऊपर जो है चर्चा चली हुई है और इसका काम भी हम जल्दी जैसे स्कीम तैयार होती है इसको लेकर के कैबिनेट में सुरक्षा को लेकर कोई ऑर्डर हुआ है? देखिए, सुरक्षा को लेकर हमने ये कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा हमारा पहला काम है। तो उसके लिए हमने HRTC के ड्राइवर कंडक्टर को एडवाइजरी भेजी है कि वो रास्ते में रात को या लेट नाइट ना रोकें और उनको लगे कि कोई व्यक्ति थोड़ा संदिग्ध उसमें है तो उसको चेक कराएं या उसकी बातचीत करें। कोई ऐसा कोई लिफाफा या कोई पैकेट पड़ा हो तो उसको एकदम पुलिस को इन्फॉर्म करें। ऐसे कई हमने स्टेप्स लिए हैं जिनको डिटेल में हमने अपने स्टाफ को भेज दिया है और मैनेजमेंट को भी ये आदेश दिए हैं कि चौकसी रखें और इसके ऊपर ब्रीफ जो है बार बार अपने क्रू को देते रहे। सर, हाल ही में हुए हिमाचल के शहीदों के परिवारों को लेकर प्रदेश सरकार ने क्या घोषणा की है और HRTC ने भी देखिए, कल हम जब गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कहा था कि वहाँ 20 लाख रुपया, तो 20-20 लाख रुपया दोनों के परिवारों को देने की बात हुई है और HRTC ने जो छोटी सी हम श्रद्धांजलि दे सकते थे, हमने दोनों की पत्नियों को फ्री यात्रा जो है लाइफ टाइम जो है वो अलो की है। और इसके साथ साथ हमने ये भी अपील की है मैं प्रशासन से भी और आम जनता से भी कि अपने आप को आम जनता जब तक बिल्कुल सजग नहीं करेगी, एकदम उसमें नहीं रहेगी स्थिति में कि भाई उनको लगे कुछ, जब तक उनकी मदद नहीं मिलेगी हम उतनी मदद नहीं कर पाएंगे। तो हमारी यात्रियों से भी और आम जनता से भी बेनती रहेगी कि इसके ऊपर काम करें। वैसे मैंने बस अड्डों पे CCTV कैमरे लगाने के भी आदेश दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी काम चला हुआ है। तो हम लोग अपनी तरफ से जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव के आखिरी दौर के बाद प्रदेश में अब तक 80% मतदान हुआ है। वहीं शिमला में 81% मतदान दर्ज किया गया। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के मतदान की बात करें तो राजधानी शिमला में कुल 115 पंचायतों में मतदान किया गया। 700 पोलिंग बूथ में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 3 बजे तक चली। मौसम सुहावना होने के चलते सुबह से ही मतदाताओं की कतार पोलिंग बूथ पर लगनी शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन बढ़ा, मतदान के लिए लोगों की संख्या बढ़ती नजर आई। अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी युवा मतदाताओं का रुझान खासा अच्छा रहा। वहीं वरिष्ठ मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया। इस चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर विभिन्न पंचायतों में गई सिटी चैनल की टीम ने मतदाताओं से उनका रुझान जाना तो अधिक का यही मानना था कि उम्मीदवार साफ छवि व ईमानदार होना चाहिए, जिसकी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास हो। हम स्वच्छ छवि वाला प्रधान चाहते हैं जिसकी स्वच्छ छवि ठीक ढंग पर लाए, क्योंकि पंचायत की डेवलपमेंट कर सके और पंचायत के अंदर की जो समस्या है लोगों की वो पूरी तरह से दूर कर सके। हम चाहते हैं कि जो हमारे पंचायत का अच्छा विकास कर सके, सब लोगों को साथ लेके चले और पंचायत की विकास हो। ये हमारी इच्छा है कि अच्छा विकास हो, अच्छे प्रतिनिधि चुन के आए और लोगों में अच्छा उत्साह है। हम चाहेंगे कि जो हमारे इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास करे, इस पंचायत को इस क्षेत्र में बहुत आगे लेकर जाए। हम इस तरह के प्रधान की इच्छा रखते हैं। किस तरह की समस्या है वार्ड में जो आप चाहते हैं कि आपका प्रधान जो चुन के आए उसे समस्याओं को हल करे? फिलहाल तो हर प्रकार की भी समस्याएं इस क्षेत्र में बाकी हैं। पानी में इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन है। बिजली में लगभग पूर्ण रूप से ये क्षेत्र प्रतिबद्ध हो चुका है और यहाँ पे जो हमारे स्कूल का है वो अभी कुछ बिल्डिंग बाकी बननी है। तो हर तरह से हम विकास चाहते हैं इस पंचायत का। यहाँ पे पशु औषधालय नहीं है। हमें इस तरह के प्रधान को चाहते हैं जो हमारी सारी समस्याओं को लेकर के सरकार के पास है। जिसके सहूलत सब करे गाँव पे। जी, आपकी पंचायत की समस्याओं का हल करे ऐसा प्रधान चाहेंगे? हाँ, सारे काम हल करे ना। सड़क की कमी है, यहाँ पे सड़क चाहिए हमें, पानी की है, पानी की समस्या ऊपर वाले गांव की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है पानी। बस गौरतलब है कि पहले 2 चरणों में चुनावों की तरह तीसरे यानी अंतिम चरण के चुनाव में भी जिला शिमला में किसी अप्रिय घटना होने का कोई समाचार नहीं है। तीनों चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। नगर निगम शिमला ने IPH विभाग से संबंधित अधिकारियों पर सीवरेज से दूषित पानी सप्लाई करने पर FIR दर्ज की है। नगर निगम शिमला के उप महापौर ने यह जानकारी दी कि अपराधी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम शिमला के उप महापौर टिकेंद्र सिंह पंवर ने छोटा शिमला थाना में
आईपीएच विभाग के अधिकारियों पर आपराधिक लापरवाही कर शहर के नागरिकों को सीवरेज से दूषित जल आपूर्ति करने पर एफआईआर दर्ज की है। निगम के अधिकारियों, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स व विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को अश्विनी खड्ड में संक्रमित जल के स्रोतों का दौरा किया गया और पाया गया कि पानी की पूर्ति में बड़ी लापरवाही बरती गई है। एक अन्य घटनाक्रम में एसटीपी मिलाना में तैनात किए गए दोषी ठेकेदार का अनुबंध 1 वर्ष पूर्व खत्म होने के बाद भी फिर से उसके अनुबंध को बढ़ाया गया है। मंगलवार को प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य सचिव पी मित्रा व विभाग के अन्य आला अधिकारी इस मामले पर अदालत में हाजिर रहे। बहरहाल अदालत ने इन अधिकारियों को अगली तारीख 7 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर न होने की छूट दे दी है, लेकिन इस मामले में सरकार को 2 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दायर करनी होगी। निगम के महापौर संजय चौहान ने सरकार से मांग की है कि गिरी जल पेयजल योजना के अलावा शहर के लिए बनाई जा रही पेय योजनाओं पर कार्य तेज किया जाए। निगम को चिंता है कि गिरी जल आपूर्ति ठप होने से शहर में पानी की किल्लत हो सकती है, जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। निरंतरता के आधार पर, क्योंकि हमने जो है वो अश्विनी खड्ड की सप्लाई जो है कंटेमिनेशन होने की वजह से तुरंत जो है उसको बंद कर दिया था और उसके बाद जो है हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑल्टरनेटिव सप्लाई के लिए जो है हमने प्रयास किए थे। परसों शाम से ही हमने जो है, क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष पूर्व हमें इस प्रकार की अप्रीहेंशन थी कि अगर कभी अश्विनी खड्ड जो है वो पंपिंग में प्रॉब्लम आ जाए या कोई समस्या आ जाए तो इसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो 1.5 वर्ष पूर्व हमने जो है एक कनेक्टिंग लाइन जो है, जो बाकी सोर्स है हमारे गिरी, गुमा और जो दूसरे सोर्स हैं उनसे जो है कनेक्टिंग लाइन छोटा शिमला से हमने सुमटी टैंक के लिए बिछाई थी। तो उसका इस्तेमाल हमने करते हुए जो है ऑल्टरनेटिव सप्लाई के लिए हमने किया है और कल हमने जो है गिरी और गुमा का पानी जो है उन एरिया में दिया है जहाँ पर अश्विनी खड्ड का पानी होता था। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जिला सोलन में मतदान के दूसरे चरण में जिला की 69 पंचायतों में चुनाव आयोजित किए गए। इस वक्त 1.25 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। सोलन जिला में पंचायती राज चुनावों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से आरंभ हुए, जो साढ़े 3 बजे संपन्न हो गए। मतदान केंद्र पर सुबह कम लोग पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे दोपहर तक भारी भीड़ रही। लोगों को मतदान करने के लिए लंबी कतारों में देखा गया। लोगों में पंचायती राज चुनावों के लिए भारी उत्साह रहा व लोग वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद पद के लिए अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मतदान केंद्र मतदान देने पहुंचे। जिला सोलन में मतदान के दूसरे चरण में जिला की 69 पंचायतों में चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें नालागढ़ विकास खंड की 23, सोलन विकास खंड की 11, कंडा घाट विकास खंड की 8 एवं कुनिहार विकास खंड की 15 पंचायतें और धर्मपुर विकास खंड की 12 पंचायतें शामिल हैं। पंचायतों में हुए मतदान की गणना मंगलवार को हुई, जबकि ब्लॉक समिति एवं जिला परिषद के मतों की गणना 7 जनवरी को की जाएगी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए इस बार वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण अपने मत का प्रयोग न कर पाने से रूपलाल नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कई बार अपने मत का प्रयोग कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मत डालने का अधिकार है, परंतु इस बार उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा गया है। बुड़ोक पंचायत का स्थायी निवासी हूं और मेरा आधार कार्ड ना, पंचायत का जो आधार कार्ड होता है उसका ना बनने के कारण वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और मैं वोट नहीं पा पाया। अपने वोट डालने का अधिकार है, उससे भी हमारे को वंचित किया गया। जो वोट लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण मैं अपना जो अधिकार नहीं वो कर सका।
इस दौरान युवाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं मतदाताओं ने कहा कि वे ऐसे उम्मीदवार का चयन करना चाहते हैं जो सबकी बातें सुने और गांव में आने वाले 5 सालों में विकास करे। मेरा नाम आदर्श है, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, शमलेश से, और मेरी ये पहली वोट थी। मैं चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट आए वो सब लोगों का हमारा विकास करे, सब लोगों की समस्या हल करे, ताकि किसी को ऐसे जरूरत ना पड़े भी वो हमने वोट दी और हमारी वोट बेकार गई। जो भी मतलब जीत के अच्छा उम्मीदवार आए वो हमारे लोगों की समस्या सुलझाए। जो भी समस्या गाँव की मतलब कई समस्या आती है आदि मतलब सबको सॉल्व की डेट में कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी मतलब पढ़े लिखे और किसी की भी समस्या को सुलझाने वाला ऐसा व्यक्ति कोई खड़ा हो, ताकि सबकी परेशानी दूर हो पाए और सबका साथ वो दे, सबकी परेशानियों में शामिल हो। वो एक एक करके मौका सबको खड़े होने के लिए मिलना चाहिए, ताकि सबके बारे में वो सब कुछ जान पाए और उनको समझ करके उनकी परेशानी का हल कर पाए। मैं सोचता हूँ कि पहले जो मताधिकार का उपयोग करते थे लोग, वो ज़्यादा गहराई से नहीं देखते थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनको वो नज़रअंदाज कर देते थे। अब आजकल के जो कैंडिडेट हैं या आजकल के जो मतदाता हैं वो बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। आदमी की ईमानदारी, आदमी की मतलब काम करने का तरीका, एजुकेशन और स्वच्छ छवि। थैंक यू। जिला चंबा में होने वाले नगर परिषद के चुनावों के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 10 जनवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ईवीएम मशीनों के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा। 10 जनवरी को जिला चंबा में होने वाले नगर परिषद के चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला चंबा में होने वाले नगर परिषद चुनाव ईवीएम मशीन से करवाए जाएंगे। इसके लिए पहला प्रशिक्षण 4 जनवरी को हो चुका है और दूसरा प्रशिक्षण 8 जनवरी को होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए निर्वाचन कानून को सुनील शर्मा ने बताया कि चंबा में 11 में से 1 वार्ड्स में निर्विरोध चुनाव हो चुका है और बाकी 10 वार्ड्स के लिए 15 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। इन पोलिंग बूथ में करीब 13,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार चंबा नगर निकाय के चुनाव 10 जनवरी 2016 को संपन्न होने हैं, जिसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। इन चुनावों में लगभग 13,538 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो कि एक जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें एक नोटा का ऑप्शन भी है, उसे भी चुन सकेंगे। और साथ ही साथ 15 बूथ 10 वार्ड्स के लिए बनाए गए हैं। एक वार्ड निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है, इसलिए 10 वार्डों में ही मतदान करवाया जाएगा, जिसके लिए लगभग 70 कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। इसके लिए आयोग के निर्देशों के अनुसार 4 जनवरी 8 जनवरी 2016 को प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाना है। एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन 4 जनवरी 2016 को किया जा चुका है और दूसरा प्रशिक्षण सत्र इन कर्मचारियों के लिए 8 जनवरी 2016 को आयोजित किया जाएगा, जिसके तुरंत पश्चात 9 जनवरी 2016 को पोलिंग पार्टियों को अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। पठानकोट में आतंकवादी हमले में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए चंबा के शहीद जगदीश का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम विदाई के वक्त सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों के बड़े हमले में शहीद हुए चंबा जिला के भटियाट के भलियाना गांव के डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवान जगदीश चंद का सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का पार्थिव शव गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। इलाके के सैकड़ों लोग शहीद के घर पहुंचे। गांव के लोगों के लिए शहीद सैनिक का पार्थिव शव घर पर रखा गया। कुछ देर बाद नजदीकी शमशान घाट में लाया गया। उनकी शव यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। शहीद सैनिक की शव यात्रा में उनके परिजनों के अलावा एसडीएम अमित ठाकुर, डीसी चंबा एम सुधा देवी, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी व सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों व भारी संख्या में गाँव वासियों ने भाग लिया। इसके बाद शहीद सैनिक का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर हर किसी की आंखें नम थी और इस शहादत पर हर कोई फक्र महसूस कर रहा था। गौरतलब है कि जगदीश चंद के शहीद होने के 3 दिन तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, न ही कोई नेता न मंत्री शोक व्यक्त करने आया, जिसका घर वालों व गांव वालों में बहुत रोष था।
गांव वालों का ये भी कहना था कि कर्नल भी इस हमले में शहीद हुए थे, जिनके शव उसी दिन केरला पहुंच गया, लेकिन एक जवान का शव तीसरे दिन शाम को पहुंचा। यहाँ भी प्रशासन की तरफ से कौन-कौन आ चुका है, जो कि सरासर गलत है। कोई भी नहीं आया है। कितने दिन हो गए इस बात जगदीश जी को? जगदीश जी को खत्म हुए आज 3 दिन हो गए। 3 दिन में प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं आया? कोई आदमी नहीं आया। कोई पुलिस का कोई? पुलिस की गार्ड आई हुई है, लेकिन इधर घर में नहीं आई, उसी सीधा जहाँ क्रमिशन हो रहा है वहीं पे गए। हाँ जी। पता यहाँ पे कोई नेता, कोई मंत्री? कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं। कोई पंचायत प्रधान वगैरह? कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रधान, पंचायत प्रधान कोई भी नहीं आया? मतलब कुल मिला के आप यहाँ से संतुष्ट नहीं है यहाँ के प्रशासन से, या कोई अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में कि एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से या किसी पॉलिटिशियन की तरफ से कोई नहीं आया, उनके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? क्या शर्मनाक है? देखना चाहिए ना कि इतने बहादुरी जो उसने की है, करवानी है देश के लिए, तो कुछ ना कुछ प्रशासन को तो सोचना चाहिए और उसके बच्चों को जो है सर्विस मिलना चाहिए। शहीद जगदीश चंद के परिजनों ने कहा कि उन्हें बहुत गर्व है कि वे देश के लिए शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, ना ही कोई नेता, ना ही मंत्री, जो कि बहुत ही दुखद विषय है। देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग बोले मर के मेरे पापा मर के, ऐसे ना बोले, की सारे ऐसे बोले मेरे पापा शहीद हुए, कभी ऐसे बोले कि शहीद हुए जगदीश चंद, ऐसा ना कोई बोले मर गया मर गया। मरते तो वो लोग जो यहाँ में रहते हैं, यहाँ वहाँ घर में लड़ाई करते हैं। मेरे पापा शहीद हुए। और जो पाकिस्तान में मार जाती है वो मार नहीं होती है, जो अपने बच्चों के लिए ऐसे ले देती है मरने के लिए, वो कभी मार नहीं हो सकती। बहुत बहादुरी से लड़े थे आपका पापा, तो उसके बारे में पता बताएंगे कुछ? जी मेरे पापा ने एक आतंकवादी को मारा, उसी की लड़ाई करके उसको गोली मारी और दूसरे ने उसको पीछे से मारा, बाकी सारे वाले पीछे से मार करते मेरे पापा। और मेरे भाई को रोजगार मिलना चाहिए। मेरे पापा ने बहुत बहादुरी का काम किया है। उसे आतंकवादी आकर बिना हथियार से पापा को ऊपर अटैक किया था, पापा ने उनसे हथियार छीन के उनको ही गोली मारी, और उसके बाद 2 दाएं बाएं से आए और उन्होंने पापा को गोली मार दी। मुझे गर्व है कि पापा मेरे शहीद हो गए। मुझे गर्व है कि मेरे पापा देश के लिए जान देकर शहीद हुए। लेकिन जो शहीद शुरू में ही परसों जब अटैक किया है आतंकियों ने, उसमें जो शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर आज तक घर पर नहीं पहुंचे हैं, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर पठानकोट में है, और ये घर जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर ये हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उनके परिवार जो हैं भूखे प्यासे संबंधी सारे पब्लिक जो है यहाँ पर अफसोस करने आए हैं, वो बैठे हुए हैं 3 दिन से, और बार बार जब संपर्क कर रहे हैं, आ रहे हैं, परसों से ऐसे हो रहा है। तो जो कल शहीद हुए हैं कर्नल, उनको भी मैं नमन करता हूँ, सब शहीदों को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है इस घड़ी में। और कल जो शहीद हुए हैं उनको, उनका शरीर जो पार्थिव शरीर है वो आज मैंने टीवी पर देखा सुबह, वो बंगलौर में पहुंचा दिया गया है। वो केरला के हैं और आगे वो ले जाएंगे। लेकिन ये जो अदर रैंक्स हैं, अदर रैंक्स के शरीर परसों से जो शुरू में शहीद हो गए, आज 3 दिन तक अभी तक नहीं पहुंची है, उनके पार्थिव शरीर जो नहीं पहुंचे हैं। तो ये मैं बड़ा दुख प्रकट करना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कोई भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनमें से भी कोई भी यहाँ पर परिवार को शोक प्रकट करने के लिए नहीं आए हैं। ये बड़े दुख दुर्भाग्य की बात है। ये मैं हृदय से ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं सेना के अधिकारी ने जगदीश चंद की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। उसी जज्बे को दोबारा साबित करते हुए पठानकोट में हुए एयरफोर्स बेस पर हमले के दौरान
जिस वीरता और साहस का प्रदर्शन किया है वो अतुलनीय है। पूरी देश, पूरी सेना जगदीश चंद्र के इस बलिदान पर काफ़ी गर्व महसूस करती है। अगर जगदीश चंद्र ने अतुलनीय बहादुरी का नमूना देते हुए हाथ की लड़ाई में, गुत्था की लड़ाई में एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी के उसी के हथियार से उसी की हत्या की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। ये जज्बा सेना के हर सिपाही, हर जवान में रहता है। हम देश को कहना चाहेंगे कि देश सेवा एक सबसे भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि परिवार को, मेरी भगवान से यही दुआ है कि परिवार को शक्ति प्रदान करे ताकि वो इस दुख से उभार पा सके। और साथ ही देशवासियों से सबसे मेरा निवेदन है कि देश के इस बेटे का, इसकी बलिदान को, इसके ऊपर गर्व करें और परिवार को सहायता दें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।